नमस्ते। एम्पावर द पेशेंट वीडियो सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वेरिकोसील टॉपिक के कॉमन मिसकंसेप्शंस के ऊपर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर। कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में हम जो कॉमन 8 से 9 मिसकंसेप्शंस या क्वेरीज रहते हैं आपके मन में, उसे आंसर करें। एक मिनट, एक कॉल आया। हेलो, हाँ प्रतीक बेटा, मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग में हूँ, बिज़ी हूँ अपने यूट्यूब के लिए, बताओ। बेटा आपका डिटेल में कंसल्टेशन हो गया, हमने बात कर ली है ये क्वेश्चंस पे। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के दौरान कॉइल्स नहीं माइग्रेट करते बेटा, ये सब मिसकंसेप्शन दिया हुआ है वेबसाइट पे, आपको मैं बता चुका, आप क्यों डर रहे हो बेटा? वैसे भी आपको ग्रेड 1 वेरिकोसील है, आपको एम्बोलाइजेशन और सर्जरी कराना ही नहीं है, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो इस बारे में कि अगर ग्रेड 4 हो गया तो ट्रीटमेंट से क्या होगा? ठीक है, अभी बार बार देखो, मैं अभी रिकॉर्डिंग में हूँ, ये सब हम फॉलोअप मीटिंग में बात कर लेंगे। जब आप फिर से आओगे ना फॉलोअप पे, डॉपलर करा के, जो मैंने आपको 2 हफ्ते बाद बोला, तब बात कर लेंगे। हाँ, तो हम वापस वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। हाँ प्रतीक बोलो, मैंने आपको बताया मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? अरे बेटा, शनिवार को मैस्टरबेशन से वेरिकोसील नहीं होता है, कोई शनिदेव का रिलेशन नहीं है इस बीमारी से, आपके वैल्व्स वीक है, मत ये सब सोचो, अगली मीटिंग में डिटेल में बात करते हैं बेटा, तो पहला सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है हमारे वीडियोस में, मेरे ओपीडीज़ में, वो ये है कि वेरिकोसील हुआ क्यों मुझे? मैं 19 साल का स्पोर्ट्स में एक्टिव लड़का हूँ, अचानक मेरे को ऐसे टेस्टिस के वेन्स फॉल्टी क्यों हो गए? देखो दोस्तों, वेरिकोसील में 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है जेनेटिक कंपोनेंट, जिसमें वीक वैल्व्स की टेंडेंसी है, वेन्स के वाल्व थोड़े कमज़ोर होते हैं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा प्रेशर आए तो डैमेज हो सकता है। दूसरा एक मेजर लाइफस्टाइल कंपोनेंट है। देखो, वेरिकोसील में ब्लड फ्लो टेस्टिस में आ तो नॉर्मल रहा है, लेकिन जब उसे वापस जाना है टेस्टिस से, जो पोषण रहित और दूषित खून है वेन्स द्वारा हार्ट की तरफ, वहाँ पे वेन्स के वाल्व डैमेज हो रहे हैं। कई कारण हैं ये फॉल्टी वाल्व्स के, जेनेटिक्स के अलावा, जैसे कि बैड पोस्चर, जिसकी वजह से वेन्स पे इनएडिक्वेट प्रेशर आ रहा है ब्लड का और वाल्व्स जल्दी डैमेज हो रहे हैं। थोड़ा ओवरवेट और ओबेसिटी कंट्रीब्यूट करता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से पेल्विक मसल्स, कोर मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और प्रेशर अगेन वाल्व्स पे ज़्यादा आता है। इनएडिक्वेट स्क्रॉटल सपोर्ट, आजकल हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा बॉक्सर्स या लूज अंडरवेयर्स की आदत हो गई है, जिसकी वजह से स्क्रॉटल सपोर्ट ठीक से नहीं रह पाता और अगेन ये स्क्रॉटम पे एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है। जैसे कि लूज सैगिंग टेस्टिस एक प्रॉब्लम है, उसी तरह बहुत ज़्यादा सफोकेशन, टाइट अंडरवेयर्स, जीन्स भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज का समय ही ना मिले या टेस्टिस का टेम्परेचर बहुत वार्म हो जाए। एक रीज़न है कि टेस्टिस को एक सेपरेट स्क्रॉटल सैक में रखा गया है ताकि टेम्परेचर लो रहे और स्पर्म प्रोडक्शन ईजी रहे। एंड ऑफ कोर्स हैवी वेट लिफ्टिंग, अगेन विदाउट एडिक्वेट स्क्रॉटल सपोर्ट। जिस तरह बेंच प्रेस या डेड लिफ्ट्स करते समय आप लंबर सपोर्ट भूलते नहीं हो, उस तरह स्क्रॉटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिमिंग में। उसको भूलने की वजह से कई यूथ में ये वेरिकोसील हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या वेरिकोसील के वजह से टेस्टिकुलर सैगिंग हो सकता है? क्या स्क्रॉटम या टेस्टिस ज़्यादा नीचे हैंग करते हैं? तो हाँ, ये पॉसिबल है। जब वेरिकोसील के वजह से दूषित खून और स्टैग्नेंट खून के वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का, जिसमें लोअर टेम्परेचर हासिल करने के लिए टेस्टिस नीचे सैग हो जाते हैं ताकि थोड़ा गर्मी से उसे दूर स्पेस मिले और थोड़ा टेम्परेचर लो हो। ये काफ़ी स्टडीज़ में प्रूव हुआ है, तो येस इट इज़ पॉसिबल, बट टेस्टिकुलर सैगिंग इवन विदाउट वेरिकोसील एक नॉर्मल फिनोमिनन भी है। थर्ड क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि क्या वेरिकोसील की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन या पुअर सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो सकता है? तो येस, डेफिनेटली हो सकता है। जिन केसेस में वेरिकोसील हाई ग्रेड है, ग्रेड 3 to 4 और बाइलैटरल है, दोनों तरफ है, उन केसेस में ओवरऑल स्पर्म डैमेज, टेस्टिस डैमेज काफ़ी होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हो सकता है, कंपेंसेटरी कुछ हार्मोन्स राइज होते हैं जैसे FSH एंड ओवरऑल इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन, ये सबसे कॉमन क्वेरी होता है बहुत पेशेंट्स का कि क्या मैस्टरबेशन से वेरिकोसील हो सकता है? मैस्टरबेशन बहुत कॉमन है यूथ में। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैस्टरबेशन से होता है या मैस्टरबेशन से बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैस्टरबेशन अगर सही तरीके और फ्रीक्वेंसी से किया जाए तो उसका कोई असर नहीं होगा वेरिकोसील पे, पर हाँ, अगर गलत पोस्चर या गलत तरीके से किया जाए, बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाए, तो डेफिनेटली वो ओवरऑल टेस्टिकुलर हेल्थ, वैल्वुलर हेल्थ पे असर कर सकता है और उससे वेरिकोसील हो भी सकता है या प्रोग्रेस भी हो सकता है। क्या वो सही तरीके, पोस्चर और फ्रीक्वेंसी है, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड
क्या गलत तरीके हैं जिससे मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, वो भी अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप वीडियो पॉज कर उसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि क्या आपको इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है जब यूथ हमें ओपीडी में अप्रोच करती है, वो है कि क्या वेरिकोसील क्योर किया जा सकता है बिना किसी सर्जरी के। देखो दोस्तों, अगर वेरिकोसील ग्रेड 3-4 हो गया है तो मैंने हार्डली कोई एनेक्डोटल रिपोर्ट्स देखे हैं जहाँ पे पूरी तरह वेरिकोसील रिवर्स हो पाया बिना सर्जरी या एम्बोलाइजेशन के। एक यूरोलॉजिकल या इंटरवेंशनल ओपिनियन में आप पूछोगे मुझसे और स्टडीज़ बेस्ड, तो मैं कहूँगा शायद सर्जरी या एम्बोलाइजेशन ही इलाज है। पर ग्रेड 1 या अर्ली ग्रेड 2 है तो देर आर एनेक्डोटल केस रिपोर्ट्स जहाँ पे रिवर्सल अचीव हुआ है। बेसिकली अगर सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल है और पेन बहुत ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई। आप थोड़ा देर वेट कर सकते हो, आप अपना पेल्विक मस्कुलेचर इंप्रूव कर सकते हो, पोस्चर इंप्रूव कर सकते हो, स्क्रॉटल सपोर्ट, अंडरगारमेंट चेंजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो। बहुत जल्द हम एक योगा वीडियो के साथ आएंगे चैनल पे। एंड ये सबसे आपका ओवरऑल टेस्टिकुलर हेल्थ, वेन का वैल्वुलर फंक्शन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। कुछ मेडिकेशन जैसे कि डैफ्लॉन इसमें हेल्प कर सकती है एंड मे बी वो रिवर्स हो या एटलीस्ट प्रोग्रेस ना हो। और अगर वो पेन नहीं कर रहा है, आपको इनफर्टिलिटी कॉज नहीं कर रहा है, स्पर्म डैमेज नहीं कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है वेट करने में। सो अर्ली एटलीस्ट स्टेज 1 में आई डेफिनेटली फील वी कैन वेट एंड ट्राई आउट दीज थिंग्स। एंड जैसे हमारे पास और टेस्टिमोनियल्स आएंगे रिवर्सल के, वी विल बी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट येस इट कैन बी रिवर्स्ड। बट येस, बियॉन्ड स्टेज 1 आई हैव हार्डली सीन एनीवन गेट अ कंप्लीट रिवर्सल विदाउट सर्जरी या एम्बोलाइजेशन के। ओपीडीज़ में टेली कंसल्टेशन के दौरान एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सा बेस्ट अंडरगारमेंट यूसेज है स्क्रॉटल सपोर्ट के लिए एक बार वेरिकोसील हो जाए या वेरिकोसील प्रिवेंट करने के लिए। देखो, इसका कोई एक आंसर नहीं है, पर सारे रिसर्च के बाद मैंने इतना पाया कि 2 प्रॉपर्टीज़ चाहिए उस अंडरगारमेंट में। पहला कि वो टेस्टिस को सपोर्ट करे, सैग ना होने दे। सेकेंड कि थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस छोड़े ताकि ऑक्सीजनेशन और टेम्परेचर रेगुलेशन ठीक रहे। सारे रिसर्च के बाद मैंने पाया कि स्टड ब्रीफ्स एक बहुत अच्छा मॉडर्न ऑप्शन है जो यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में मुझे बहुत कम ऑप्शंस मिले, पर कुछ मिले। जो मिले मैं उनके लिंक्स या डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। बहुत देखने के बाद वी शेप्ड अंडरवेयर इज़ अ एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव। एंड इवन जो हमारा ट्रेडिशनल लंगोट सिस्टम है जो रेसलर्स यूज़ करते हैं हमारे अखाड़े में, वो भी काफ़ी हद तक डिसेंट लगा मुझे ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करने में। ऑफकोर्स आप एक डेडिकेटेड स्क्रॉटल सपोर्टर भी ले सकते हो फार्मेसी से, ये अच्छा है, पर यूजुअली इनके फैब्रिक्स बहुत टाइट और हैवी होते हैं जिसके वजह से स्क्रॉटल सपोर्ट तो अच्छा मिलता है, पर हाँ ऑक्सीजनेशन टेम्परेचर रेगुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है। बट दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल ऑप्शन, स्पेशली जब आपको पता है कि आपको घंटों तक बैठना है या कुछ एक्टिविटी करना है जैसे कि स्पोर्ट्स या थोड़ा बहुत वेट उठाना है, तब इट इज़ अ गुड ऑप्शन ट्रांजिएंटली। हमारा नेक्स्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मैं एम्बोलाइजेशन या सर्जरी करा लेता हूँ तो क्या मेरे सीमेन पैरामीटर्स इंप्रूव हो जाएंगे और क्या इनफर्टिलिटी क्योर हो जाएगा। देखो, अगर आपको वेरिकोसील है और साथ में इनफर्टिलिटी भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील अकेला कारण है आपके इनफर्टिलिटी का। येस, आपके वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन या सर्जरी के बाद में मैक्सिमम केसेस में सीमेन पैरामीटर्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का टोटल काउंट, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, ये सब इंप्रूव हो जाएगा और एटलीस्ट हम ये प्रॉब्लम एलिमिनेट कर रहे हैं। पर उसके बाद अगर कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ है स्पर्म और फीमेल वजाइनल इम्यून एंटीजेंस में या कोई और कारण है तो डेफिनेटली हो सकता है इनफर्टिलिटी ना इंप्रूव हो। पर बहुत केसेस में 30 से 50% केसेस में इनफर्टिलिटी भी इंप्रूव होना चाहिए, स्पेशली अगर मेल स्पर्म डैमेज प्रॉब्लम है तो। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो पता नहीं क्यों वेबसाइट्स चीख चीख कर कहते हैं और हर जगह पहली लाइन ये लिखी होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एम्बोलाइजेशन में। और यही कारण है कि हर पेशेंट पहले आके इसी फियर से हमें अप्रोच करता है कि सर अगर आप एम्बोलाइज करोगे तो क्या कॉइल्स हार्ट की तरफ माइग्रेट तो नहीं हो जाएंगे जो आप डालोगे। देखो दोस्तों, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा टेक्निक है, इतने एडवांटेजेस है, नो स्कार, मिनिमली इन्वेजिव, आप दूर से ग्रॉइन एरिया से आ रहे हो करने के लिए, कहीं आप स्क्रॉटम में इंसिजन या इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहे हो, एंड अर्ली रिकवरी विच इज़ द मेन एडवांटेज। प्लस एंजियोग्राफी से आप देख पा रहे हो कि कितने कोलैटरल्स है, हर किसी को आप बंद कर सकते हो। प्लस ऐसा नहीं है कि एम्बोलाइजिंग एजेंट सिर्फ कॉइल है, हम ग्लू, फोम, स्क्लेरोसेंट, इतनी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। सो ये जो मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया है कि कॉइल्स माइग्रेट होते हैं, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ देयर। हो सकता है पुराने ज़माने में जब लेवल 1 एम्बोलिक एजेंट्स थे, बहुत ट्रेडिशनल एम्बोलिक एजेंट्स थे नए बनाए हुए, तब ऐसा हुआ हो। मैंने अपने पिछले इतने साल के करियर में 8 से 10 साल में कभी नहीं देखा कि कोई सिंगल कॉइल भी माइग्रेट करके हार्ट तक चले गया हो वेरिकोसील के एम्बोलाइजेशन केस में। ना मेरे सीनियर्स ने, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, कुछ लोगों को अपने करियर में 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए,
उनके केसेस में भी मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई कॉइल माइग्रेट करके हार्ट की तरफ चले गया हो। सो प्लीज़ ये मिसकंसेप्शन अपने मन से निकालिए। बहुत सारे डॉक्टर्स जानबूझ के, यूरोलॉजिस्ट, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, अपने वीडियोज़ में ये बात कहते हैं कि देखो डॉक्टर रीनल वेन यानी कि किडनी की वेन से होते हुए जा रहे हैं, कितना रिस्क है, आपके किडनी को नुकसान पहुंच सकता है, आपका कॉइल हार्ट तक जा सकता है। दोस्तों, मैंने आज तक कोई किडनी डैमेज या कॉइल माइग्रेशन नहीं देखा है, ना स्टडीज़ में ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड है पिछले 10 साल की स्टडीज़ में। ये सब अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो आपको डराने के लिए बोला गया है। आई डोंट नो वाई डॉक्टर्स ये बात करते हैं जबकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। अगेन, एक सबसे बड़ा फियर होता है वेरिकोसील के ट्रीटमेंट में जाने से पहले सबके मन में कि अगर हम वेरिकोसील यानी कि ये वेन को बांध देते हैं, सर्जिकली लाइगेट कर देते हैं या इंटरनली जाके उसमें कॉइल डाल देते हैं, तो टेस्टिस का फ्लो हार्ट में जाएगा कैसे? आपने तो पूरा रास्ता ही बंद कर दिया जो वापस फ्लो जा रहा है। दोस्तों, हम सिर्फ एक चैनल बंद कर रहे हैं। टेस्टिस की वेन्स जो प्लेक्सिस होता है, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, वो इमीडिएटली अपना अल्टरनेट रूट्स ढूंढ लेता है हार्ट तक जाने के लिए, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हार्डली क्या ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया जहां हमने लाइगेट किया हो या कॉइल किया हो और उसके बाद पाया कि टेस्टिस का फ्लो ही हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा है इसलिए टेस्टिस सूज गए। ऐसा नहीं होता है। छोटे मोटे क्लॉटिंग इश्यूज़ जैसे कि सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉमन है, 100 में से 2-3 केसेस में देख लेते हैं हम, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि टेस्टिस का फ्लो नहीं जा पा रहा है। सो रेस्ट एश्योर्ड कि आराम से टेस्टिस का फ्लो पहुंच जाता है हार्ट की तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन कि अगर हम सर्जरी या एम्बोलाइजेशन कराते हैं तो प्रिकॉशंस क्या है? मैं आपको एम्बोलाइजेशन के बाद के प्रिकॉशंस बता सकता हूँ कि 48 घंटे बाद अगर हम एम्बोलाइजेशन कर देते हैं, यूजुअली 4 से 6 घंटे में हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन भी रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे ऑब्जर्व कर लेते हैं। कई बार मेडिक्लेम के लिए ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया हो जाता है। उसके बाद पेशेंट 48 घंटे तक एक्सपेक्टेड है कि घर पे रहेगा या ऑफिस काम रिज्यूम कर सकता है, बट बहुत विगरस एक्टिविटी नहीं चाहिए जैसे कि साइकिलिंग या लॉन्ग वॉक्स। 48 आवर्स बाद आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, ऑफिस, वॉक्स सब रिज्यूम कर सकते हो। 2 हफ्ते तक हैवी वेट लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है और 2 से 3 हफ्ते तक सेक्शुअल इंटरकोर्स रिज्यूम नहीं करना है। उसके बाद यू कैन गो बैक टू नॉर्मल। ऑफकोर्स हैवी वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग स्टेज तक रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि हो सकता है फिर से रिकरेंस हो या कहीं और के वेल डैमेज हो अगर आप में जेनेटिक टेंडेंसी है। बट येस, अदरवाइज यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, यू कैन डू योगा, यू कैन डू साइकिलिंग, एक्सरसाइजेज, ऑफकोर्स अ नॉर्मल ऑफिस लाइफ एंड योर सेक्शुअल इंटरकोर्स लाइफ कैन ऑल्सो रिज्यूम। सो आई होप ये वीडियो के बाद ये सारे क्वेश्चंस जो हमने आंसर किए ये आपको सेटिस्फाई करें और इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वेरिकोसील है, अल्ट्रासाउंड या डॉपलर बता रहा है हाई ग्रेड है, तो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले और उनसे डिटेल में जानकारी हासिल करें कि कैसे सर्जिकली या एम्बोलाइजेशन से इसे क्योर किया जा सकता है। और अगर अर्ली ग्रेड है तो डेफिनेटली आपको ये योगा वीडियोज़ विजिट करके योगा प्रैक्टिस करना चाहिए।